हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। आप सोच रहे हो कि यार काइनेटिक एनर्जी तो मैं स्कूल से पढ़ते आ रहा हूँ और मेरा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है और मुझे 100% पता है। काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, हाफ ऑफ मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर। मतलब मैं स्कूल से पढ़ते आ रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ये कोई बॉडी है जिसका मास m है एंड विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ बॉडी जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा नॉलेज है, जो ये है मुझे पता, वो परफेक्टली पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। कितने लोग जानते हैं ये चीज? सारे लोग जानते हैं। मैं कोई नई चीज बता रहा हूं? नहीं बता रहा हूं। लेकिन अभी ट्विस्ट है बच्चों, देख लीजिए। पहला चेंज तो मैं यहां पर कर देता हूं, क्योंकि मैं JEE या फिर नीट जैसी नेशनल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मुझे इसको हल्के में नहीं लेना है। मुझे ये चीजें समझ लेनी है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअल में हाफ ऑफ एम वी बार डॉट वी बार होता है। आप बोलोगे यार ये चेंज कैसे आ गया? है ना? है। चेंज तो है, माइनर चेंज क्यों ना है, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। और काफी सारे चेंजेस हम पढ़ने वाले हैं, समझ लो यहां पर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी बार डॉट वी बार। अब बोलोगे वी बार डॉट वी बार, तो देखिए वी बार डॉट वी बार अगर बात करूं तो बच्चों देखिए वी और वी, और क्योंकि वेक्टर खुद को ही पैरेलल होता है तो इसका कॉस और एंगल बात करें तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो वन हो गया, तो वापस से वी स्क्वायर आ गया। तो कोई नई चीज यहां पर नहीं दिख रही है, लेकिन एक चेंज मैंने यहां पर कर दिया। तो बच्चों और काफी सारे चेंजेस हैं, आप धीरे धीरे इस वीडियो को एंड तक देखना और काफी सारे इंटरेस्टिंग सम भी हम आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, कई बार जो चीज हमें पता चलती है, हम देखते हैं, शायद हमारा नजरिया हमें थोड़ा बदलने की जरूरत है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, उस एग्जाम्पल को पहले समझ लो। शुरुआत में देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब मोशन और वर्क कहीं ना कहीं कोरिलेट होने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए पहले मेरा ये डिस्कशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बात कर लेता हूं। जो कि मुझे फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और आप जिस भी रूम में हो, आपकी रूम में अगर बात करें, कोई बुक रखा हुआ है एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट बुक, डेफिनेटली द बुक इज इन अ रेस्ट कंडीशन, है ना? तो रेस्ट कंडीशन में अगर है तो देखिए वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों कितना आने वाला है? जीरो आने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे पता है और मैं यही फॉर्मूला यहां पर लगाने वाला हूं। सही है। तो मेरा नॉलेज जो है यहां पर सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है। ये बात सही है, जो आप रूम में बैठे हो, आपको बुक दिख रहा है या नोटबुक दिख रही है या कोई चीज दिख रही है, टेबल दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, वो रखा हुआ है, दैट हैज काइनेटिक एनर्जी जीरो। अभी देखिए सेकंड सिचुएशन पर बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन ये है कि वही वही ब्लॉक मैंने रख दिया ट्रेन के अंदर या कार्ट के अंदर या बस के अंदर, विच इज राइट नाउ मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 50, और आप जो है वो यहीं पर खड़े हैं। स्टिल यू आर राइट हियर बिकॉज यू आर टेलिंग द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। बट नाउ द थिंग इज दैट देर इज अनदर ऑब्जर्वर हु इज आउटसाइड। ये देखिए बाहुबली खड़ा है बाहर। मतलब उसका जेस्चर तो ऐसे ही है थोड़ा। अभी इसको बाहुबली, यस, खड़ा है बाहर। ये देख रहा है इसको, ये देख रहा है कि बस के साथ में ऑब्जेक्ट ये मोशन में है एंड मोशन है, ऑब्जेक्ट मोशन में, और ब्लॉक के पास अभी वेलोसिटी कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो इससे सवाल पूछा जाए, ये बोलेगा कि इसके पास, ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि इस ट्रेन का, बस का स्पीड इस ब्लॉक को भी मिला है। तो एक चीज बच्चों यहां बहुत ही क्लियर हो गई है, एंड द क्लैरिटी विच यू हैव गॉट इज काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, या साइंस की भाषा में बोला जाए डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये समझ में आ गया है जो मैं बात कर रहा था काइनेटिक एनर्जी में? यह अगला ट्विस्ट आ गया है। क्या आ गया है?
काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके लिए इसका आंसर अलग है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर इस ट्री के बारे में बात करें तो पूरी जिंदगी भर हम बोल देंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। बट इफ यू आर सीइंग द सेम ट्री फ्रॉम आउटसाइड स्पेस, तो आपको दिख रहा है ये अर्थ के साथ रोटेट हो रही है, तो रोटेशन के समय हमें पता है इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी, राइट। तो मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होना जरूरी है। तो आप कहां से देख रहे हो, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, उस पर पूरी तरीके से ये चीज निर्भर होने वाली है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। सेकंड, थोड़ा मैथमेटिकली, अभी थोड़ा साइंस के हिसाब से बात करें। ये एक फ्रेम है, द एंटायर फ्रेम इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1, ठीक है। मतलब ये ब्लॉक भी जो है वेलोसिटी v1 से मूव हो रहा है। तो मुझे पता है इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो मैं अगर इस फ्रेम में हूं, तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हूं, तो मैं बोलूंगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर, है ना, या हाफ ऑफ m v1 बार डॉट v1 बार। ये तो इस फ्रेम वाले ने आंसर दे दिया। मान लीजिए सेकंड फ्रेम में बंदा जो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, द सेकंड फ्रेम इज मूविंग इन दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन। अच्छा, अभी इस समय क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया, समझ लो। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं बच्चों, यहां पर मैं v वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, देखिए ऑब्जर्वर कौन है, ये ऑब्जर्वर है, और ये जो ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी अगर सवाल इससे पूछा गया तो ये बोलेगा मैं जवाब दे देता हूं। इससे सवाल पूछा गया है तो ये बोलेगा ठीक है मैं जवाब दे देता हूं, तो इससे रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो आपने रिलेटिव मोशन में पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एज सीन बाय 2 इज v1 बार माइनस v2 बार। अगर ये दोनों वेक्टर ही है तो इस वेक्टर को बच्चों देखिए, इस वेक्टर को मैं कॉपी करा के यहां पे ला देता हूं, इस वेक्टर को मैं कॉपी करा के यहां पर ला देता हूं, तो मेरे पास दो वेक्टर्स आ गए, यह आ गया v1 बार और यह आ गया v2 बार। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। और आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, समझ लो, अगर नहीं पढ़ा हो तो वापस से फास्ट में जाके रिवाइज एक बार कर लो। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं रिलेटिव वेलोसिटी, तो v1 बार माइनस v2 बार, तो v2 बार को मुझे रिवर्स करना है, तो ये हो गया माइनस v2 बार, और इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। इन दो वेक्टर्स का अगर मैं रिजल्टेंट निकाल देता हूं, तो रिजल्टेंट देखिए v12, रिजल्टेंट देखिए तो मैं लिखता हूं इस तरीके से, ये लिखने का तरीका हो गया। लेकिन जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो बच्चों आ जाता है रूट ऑफ, है ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 cos, क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन v1 बार और माइनस v2 बार, इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा था, तो 180 cos 180 माइनस थीटा माइनस हो जाता है। तो आपको सीधे सीधे ये चीज ध्यान में रखनी है सब्ट्रैक्शन के लिए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो अभी इससे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो ये बोलेगा काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज हाफ ऑफ m। तो अंदर क्या देना है, तो अंदर वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब ये जो था v1 बार माइनस v2 बार, इनका मैग्नीट्यूड, v1 बार माइनस v2 बार, इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो क्या होता है ना, समझ लो, यहां गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v1 माइनस v2 का स्क्वायर, तो बच्चों ये पूरी तरीके से गलत है। क्या करना है, हाफ ऑफ m इन मैग्नीट्यूड v1 बार माइनस v2 बार। तो मैग्नीट्यूड मैंने कैसा निकाला है, तो आप देखो इस मैग्नीट्यूड को मैंने निकालते समय ये मेथड फॉलो किए। सो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब v1 बार माइनस v2 बार, इनका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है, जो मुझे दिख रहा है रूट ऑफ v1 स्क्वायर
प्लस v2 स्क्वायर, हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पर थीटा होना चाहिए था, एक्सट्रीमली सॉरी, ये रह गया, पेंडिंग रह गया था, है ना। सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 और कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बच्चों बात? तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस थीटा, इसका इस्तेमाल मुझे करना है यहाँ पर, इसका इस्तेमाल मुझे करना है यहाँ पर। ये समझ में आ गया? तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा ट्विस्ट हो गया। तो थोड़े हाइयर साइड वाले अगर क्वेश्चन हो तो आप देख लीजिए ना, काइनेटिक एनर्जी में क्या इन्वॉल्व हुआ है। एक तो हो गया वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर अगर है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इन ब्रैकेट v1 बार डॉट v1 बार, और या फिर v बार डॉट v बार। दूसरी चीज पता चली, एक के लिए शायद उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन दूसरी फ्रेम से अगर बात करें तो यस, उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, क्या किया हमने, हाफ ऑफ एम वी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, है ना। तो ये मुझे लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस तो है, आप अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। यहां तक मैं मानता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा या समझ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पर जाते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए एक वर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, है ना। वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो इज इक्वल टू लिख देता हूं, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये भी फॉर्मूला हमें पता है। और एक्सेलरेशन का मतलब डीवी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डीवी बार बाय dt, और ये डॉट ds बार लिख देता हूं यहां पर। यहां आ गया बच्चों m, ये dv बार डॉट, इसको मैं ds बार बाय dt कर देता हूं, है ना, कोई गलत तो नहीं हो रहा है, सही चल रहा है। m dv बार डॉट ds बार बाय dt इज v बार, तो ये आ गया w। ऑल्सो dv बार डॉट v बार कैन बी इक्वल टू v dv, लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और dv मतलब बहुत ही छोटा सा चेंज वेलोसिटी में अगर बात करें, तो अगर मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर v बार था और उसी डायरेक्शन में ये dv बार, छोटा सा चेंज मैंने ले लिया, उसी डायरेक्शन में छोटा सा चेंज मैंने ले लिया, छोटा सा चेंज, यस, उसी डायरेक्शन में dv बार, क्योंकि dv जो है फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी है, बहुत ही छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी है। तो उसको अगर मैं लेता हूं तो इन दोनों के बीच का अगर बात करें एंगल, तो एंगल थीटा 0 है, तो मैं यहां पर डॉट प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देखिए W इज इक्वल टू आ गया एम वी डी वी, है ना। अच्छा, ये तो मैं फाइनाइट के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बच्चों मैं DW लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें पूरा आंसर अगर निकालना है तो। सो टोटल वर्क डन के बारे में बात करें तो इंटीग्रेशन DW कर देते हैं। टोटल वर्क डन के बारे में अगर बात करें तो इंटीग्रेशन लिख देते हैं टोटल वर्क डन के बारे में, तो इंटीग्रेशन DW में डाल देते हैं एम वी डी वी। अच्छा, कहां से कहां तक इसको लिमिट भी देना होता है, तो कई बार क्वेश्चन में बताया जाता है फ्रॉम v1 टू v2, ऐसे कुछ दिया जाता है। तो चलिए वेलोसिटी v1 टू वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू, अच्छा ये वर्क डन t मतलब क्या है बच्चों, ये t फॉर टोटल, t फॉर कितना है, टोटल है। तो w टोटल कितना आ गया, तो देखिए m इंटीग्रेशन v, तो वी स्क्वायर बाई टू, v1 टू v2, तो वर्क डन बाय टोटल वर्क डन इज सॉरी इज हाफ ऑफ m, है ना, अपर लिमिट तो v2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट v1 का स्क्वायर। ये अलग चीज चल रही है अभी, तो आपको समझ में आएगा। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम इज वट एवर वर्क इज डन बाय फोर्सेस, सिंगल फोर्स ले लीजिए या मल्टीपल फोर्सेस ले लीजिए, टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ गया बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आया है, तो देखिए ना, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या, देखिए हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, जिसको ही मैंने लिख दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, तो आप वर्क डन जो लिख रहे हो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब ये दे सकता है। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखूं, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर बात करूं,
तो देखिए वर्क डन फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बात करूं या फिर वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ये सारे के सारे वर्क डन मिला के जो देने वाले हैं चीज वो होने वाली है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या फिर आप लिख सकते हो समेशन ऑफ ऑल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल शॉर्ट यहां पर फॉर्मूला मिल चुका है। यह बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वर्क एनर्जी थ्योरम है। कई सारे कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट सवालों के जवाब इसमें बच्चों हमको मिलने वाले हैं। तो फिलहाल हम हमारे ब्रेन में फिट कर देते हैं इसको, और वो क्या चीज है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is nothing but summation of work done, या फिर summation of work done will give you change in kinetic energy, right? चलो कुछ क्वेश्चन हो गए तो करवा के देखते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर and attains a velocity of 10 meter per second. How much work is done by air resistance? सीधी सी बात दिख रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहां पर रेस्ट में था, जैसे इसको रिलीज कर दिया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन, ये नीचे आने वाला है। और ये नीचे आते समय किसी एक इंस्टेंट पर मैं बात कर रहा हूं, तो इसके पास जो वेलोसिटी है बच्चों दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन इसकी फिक्स है। कितना मीटर ट्रेवल किया उसने ऊपर से नीचे आने में? उसने ऊपर से नीचे आने में काम किया 20 मीटर का, राइट? तो 20 मीटर का। अभी अगर देखें तो ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इसका वेट भी नीचे की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अभी इन्होंने रेजिस्टेंस ऑफ एयर भी पूछा है, तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। और कोई फोर्स आपको दिख रहा है सवाल में? क्योंकि ये फ्री फॉल हो रहा है तो मुझे तो सिर्फ एक ग्रेविटी दिख रहा है, और दूसरा इन्होंने बताया इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ एयर भी आया। कई बार तो हम उसको निग्लेक्ट ही करते थे। ठीक है, तो चलिए वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, और इसकी वजह से यहां पर हुआ है बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी बात करते हैं। तो आप अगर देखो तो mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है ये भी नीचे की डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का अगर थीटा बात करें तो थीटा 0 डिग्री है, राइट? तो आप ये बात कर सकते हो cos 0 इज इक्वल टू 1। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैन बी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस। तो कॉस तो 0 आ रहा है, मतलब ये mg इंटू एस मिल रहा है। तो s लिखो, या s की जगह पर h लिख दो, हाइट दिया है तो। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया m g और s डिस्प्लेसमेंट प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। ये पता करना है तो इसके बारे में कुछ आपको नहीं लिखना है, डायरेक्शन वगैरह एंगल किसी के बारे में नहीं बात करना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल कितना है? तो आप अगर देखोगे तो ये जो था बच्चों ये इनिशियल था, और फाइनली यहां पर बॉडी दिख रही है। तो फाइनल में बॉडी के पास वेलोसिटी है, इसका खुद का तो मास है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ ऑफ एम, और वेलोसिटी इसकी 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम। इनिशियली ये रेस्ट में था तो 0, कोई लॉजिक नहीं बन रहा वहां पर। ठीक है, 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? तो देखिए बच्चों हाफ ऑफ एम कितना है, मास कितना है ब्लॉक का? तो ये 5 किलोग्राम है, इनटू ये आ गया 100, और ये तो टर्म पूरी की पूरी 0 हो गई है, कैंसिल करा दी मैंने। एम 5 जी, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे तक आया है 20 मीटर, तो 20 मीटर डाल देते हैं, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस आया है ना, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आया। इसको सॉल्व करिए, ये कितना आया? 200 या 1000 आया, प्लस डब्ल्यू आर इज इक्वल टू ये 250 आ गया बच्चों। तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस बात करें तो ये 250 और ये माइनस 1000, तो बच्चों यह आ गया माइनस 750 जूल। सो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो माइनस 750 जूल यहां पर बन चुका है, और कितना इजीली हमें इसका आंसर मिल चुका है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा
अलग तरीके से सवाल है, ग्राफिकल है, थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा, तो थोड़ा उसको समझो, सही ढंग से समझो। कुछ अगर नहीं दिखता हो तो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन 2 किलोग्राम बॉडी एज इट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज एज शोन इन द फिगर। तो ग्राफ में दिख रहा है, सबसे पहले अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 था तब 4 न्यूटन का फोर्स था। उसके बाद में जैसे 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ तो फोर्स की वैल्यू कम होते होते 0 तक आई। फिर आप जैसे आगे बढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो आगे बढ़ रहा है लेकिन फोर्स निगेटिव हो गया। ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई ब्लॉक आगे जा रहा है तो आप फोर्स तो डाल रहे हो, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 0 न्यूटन। अभी आपने क्या कर दिया, बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स आपने रिवर्स करा दिया। तो रिवर्स करा दिया कितना, जैसे बॉडी आगे जा रही है आपने -4 डाल दिया, और एक बार -4 पीछे डाल दिया तो बॉडी तो उधर ही जा रही है। आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है बच्चों। देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई व्हीकल है, मान लीजिए एक बाइसिकल, आपका दोस्त है बाइसिकल लेके जा रहा है और पेडलिंग कर रहा है, और आपको उसको रोकना है। तो देखिए वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपको उसको रोकना है तो फोर्स उसके अपोजिट डालना पड़ेगा। हो सकता है उसने भी उतनी ताकत लगा दी, तो आपने भी तो फोर्स दिया है, लेकिन उसने भी उतना ही फोर्स अगर आगे चलकर जनरेट किया तो वो रुकेगा नहीं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी आगे बढ़ते जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो फोर्स आप पीछे दे सकते हो, मोशन के अगेंस्ट कर सकते हो, उससे डिसेलरेशन प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। चलिए इस सवाल में क्या बताया गया है तो उससे उससे थोड़ा फोकस कर देते हैं और उन सारी चीजों पर काम करना शुरू करते हैं। तो ओनली फोर्स, देखिए बॉडी का मास दिया है 2 किलोग्राम, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट x इक्वल टू 0 इज 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब x इक्वल टू 0 पर बॉडी के पास वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट x इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ 3 मीटर पर बॉडी के पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमको जानना है। अभी क्या करें ग्राफ से, सबसे पहली हिंट मैं आपको देता हूं। हिंट बच्चों ये है कि आपने एक चीज पढ़ी है, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये क्या देता है, ये हमको देता है वर्क डन, ठीक है। वहां अगर बात करें तो ये ऊपर का अगर एरिया बात करें बच्चों तो ये एरिया पॉजिटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव वर्क डन मिल रहा है मुझे। और ये ग्राफ के इसके नीचे अगर बात करूं तो यहां पर मुझे निगेटिव वर्क डन मिलेगा। देखिए ये एरिया पॉजिटिव मिल रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क डन है, तो इसको लिख देता हूं मैं यहां पर। ये जो दिख रहा है मुझे ये पॉजिटिव वर्क डन दिखने वाला है, और ये जो नीचे की साइड है ये निगेटिव वर्क डन दिखने वाली है। कहीं पे भी जाओ आप, निगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर मैंने डाल दिया। तो एक चीज तो मुझे समझ गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पर से मैं निकाल सकता हूं वर्क डन। और अभी हमने थ्योरम पढ़ लिया है वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर मुझे वर्क डन पता चल जाए तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे सकता हूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे सकता हूं। समझ में आई बात? तो अभी करना क्या है, ए पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट x इक्वल टू 3। मुझे पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 0, द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv² के हिसाब से, तो हाफ ऑफ बॉडी का मास बच्चों बताया गया है 2 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी बताई है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 16 जूल। मतलब मुझे एक चीज पता चल गई है, और बहुत ही क्लियरली मैं फुल फोकस फुल कॉन्सेंट्रेशन साथ बता सकता हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, जो x इक्वल टू 0 पर थी, वो है 16 जूल मेरे पास। अभी बॉडी जब 3 मीटर पर पहुंच चुकी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी यहां पर एट 3 मीटर कितना है वो निकालना पड़ेगा। ये इनिशियल की जगह पर मैं काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट 0 लिख देता हूं, तो समझ में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, ये मैं लिख देता हूँ 16 जूल, या फिर यहाँ कहीं पे मेंशन कर देता हूँ इसको। तो ये काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 0 डाल देता हूँ। अच्छा, अभी क्या करना है, तो पहले मैं वर्क निकालने वाला हूँ, तो वर्क कैसे निकालना है वो समझ लो। तो मैं ग्राफ का उतना ही हिस्सा समझूंगा, जैसे कि ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक है,
ये देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है। मुझे एक चीज़ देखिए, कई बार तो कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 4 दिया गया है न्यूटन में, फोर्स न्यूटन में दिया गया है, तो फोर्स इन न्यूटन है ना। और यहाँ पर बच्चों -4 न्यूटन दिख रहा है। लेकिन देखिए ना, ये डिफरेंस 1 मीटर का है और ये डिफरेंस भी 1 मीटर का है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी, ये एरिया और ये एरिया कैसा है, सेम है। ये एरिया और एरिया सेम है। तो देखिए कर लेते कैलकुलेट, और यहाँ पर 3 मीटर पर जाकर बात करें तो ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है मुझे, है ना। तो वर्क डन के बारे में बात करें तो देखिए वर्क डन हाफ ऑफ, पहले यहां पर बात करते हैं, बेस 1 इंटू हाइट 4 प्लस, तो प्लस के बारे में बात करें तो देखिए माइनस डाल देते या फिर प्लस हाफ ऑफ, ये ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, ये इतना ट्रायंगल ले लेते हैं, हाफ ऑफ बेस, क्योंकि बेस तो इतना ही बन रहा है 2 - 1 1 मीटर का, इंटू हाइट, हाइट -4 है, प्लस फिर आगे चलते हैं तो बेस कितना है 3 - 2 1 इंटू, बराबर है ना, 3 - 2 1 इंटू हाइट कितना है, हाइट है -4, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट 3 मीटर माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 0 मीटर। तो वर्क डन वाला फॉर्मूला है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डाल दिया मैंने। देखिए ये और ये तो कैंसलेशन होने वाला है, सही दिख रहा है। देखिए -4 जूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 3 निकालना है, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 0 वाज 16 जूल। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी एट 3 मीटर इज, ये -4 और ये 16, -4 और +16 आ गया, तो ये +12 जूल मिल चुका है। ये मेरा आंसर आ गया, +12 जूल आंसर मिल चुका है। ये एक हो गया। सेकंड के बारे में बात करते, बी के बारे में बात करते, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 जूल। क्योंकि जैसे 3 मीटर पर मुझे 8 जूल 12 जूल मिल चुका है, तो आगे चलकर इसका एनर्जी कम होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी कम होने वाला है। कैसे कम होने वाला है, तो एक समझ लो। और एक मैं यहां पर हिंट दे देता हूं, एडिशनल पार्ट दे देता हूं। देखिए अगर वर्क डन, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों बढ़ती है, इंक्रीज होती है। एंड इफ W वर्क डन इज निगेटिव, अगर वर्क डन निगेटिव है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी घटती है। तो सीधे सीधे इस ग्राफ में देखें तो ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, जहां पर पॉजिटिव मुझे एरिया मिल रहा है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी। मतलब 0 से 1 मीटर तक काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, लेकिन 1 से लेकर आगे 5 मीटर तक दिया है, उस ड्यूरेशन में काइनेटिक एनर्जी घटी होगी। चलिए आगे बी सेक्शन पर बात करते हैं। तो बी सेक्शन पर बात करते हुए हमें पता नहीं कहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी बच्चों 8 जूल होने वाली है, हमें पता नहीं है। तो मैं ऐसे सोचता हूं, देखिए ये 4, ये यहां पर 1, फिर वापस ये -4, तो ये तो 2 था। आगे मुझे पता नहीं, मैं सोचता हूं यहां पर चलिए x डिस्टेंस पर एनर्जी कितना है, एट x डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी इज कितना बताया इन्होंने, 8 जूल है, ऐसा मैं मान के चलता हूं एट x पोजीशन। अभी देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में समेशन ऑफ ऑल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे डालना है। तो मुझे अभी एक चीज समझ में आ रही है, इतना एरिया और ये एरिया तो 0 होने वाला है। ये एरिया और ये एरिया, इनका एडिशन अगर बात करें, है ना, ये एरिया और इसका एरिया ऐड करें तो 0 होने वाला है। तो मैं उस पर फोकस नहीं करने वाला हूं, मैं इनका एडिशन अननेसेसरी जैसे मैंने यहां पर डाल दिया, तो मुझे पता है यही चीज आने वाली है, यही चीज आने वाली है, तो 0 होने वाला है। तो मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं इस चीज पर, है ना। तो मैं 0 इसके लिए जो मैंने यहां पर लिखा था यही आएगा, यहां पर ये 0 आने वाला है, इसका 0 0 तो नहीं, सॉरी 0 नहीं, मतलब इसका एडिशन चले यार, इतना बात करने से बेटर मैं कर देता हूं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस ये दूसरा एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस इसके बारे में बात करें तो देखिए हाफ ऑफ, हाफ नहीं, यहां पर ये रेक्टेंगल टाइप में दिख रहा है, तो x -2 बेस और इंटू हाइट -4 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने शुरुआत जो बच्चों यहां से की थी, है ना, शुरुआत यहां से की है, तो शुरुआत की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 16 थी, और इन्होंने बताया एट व्हाट डिस्टेंस द काइनेटिक एनर्जी 8 जूल। तो 8 जूल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
तो ये तो चला गया, यहां पर बच्चों कितना आया, ये -4 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, यहां पर आ गया -8, है ना। तो फिर आगे सॉल्व करते हैं, ये देखिए कितना, x माइनस टू इज इक्वल टू, ये आ गया 2, तो x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो एट 4 मीटर के बारे में बात करें तो यस, एट 4 मीटर द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी कितना, 8 जूल, राइट। अभी लास्ट केस क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय बॉडी बिटवीन x इक्वल टू 0 to 5 मीटर, 0 से लेकर 5 मीटर के बीच में कहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो इसकी हिंट ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, वर्क डन जहां पर पॉजिटिव है वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है। मतलब जब 0 पे 16 जूल था, x इक्वल टू 0 पर 16 था, तो 0 से जैसे मैं आगे बढ़ने वाला हूं एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है यहां पर कि ये जो वर्क डन है, यहां पर देखिए यही ग्राफ का एरिया पॉजिटिव मिलने वाला है, यहां से आगे तो निगेटिव है। मतलब ये एक पॉइंट है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्क को सेपरेट कर रहा है। तो इसी ड्यूरेशन में जहां पर पॉजिटिव वर्क डन था, काइनेटिक एनर्जी मस्ट हैव इंक्रीज्ड। और ये जो बाकी का ड्यूरेशन में दिखा रहा हूं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे 1 से लेकर 5 तक काम ही नहीं करना है। तो मुझे काम किस पर करना है, मुझे काम करना है यहां से 0 से लेकर 1 तक। तो अगर 0 से लेकर 1 तक मैं काम करूं तो बच्चों यहां पर बता देता हूं, मैं यहां पर कर देता हूं, थोड़ा कंजेस्टेड होगा लेकिन समझने की कोशिश करो। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए कितना, तो वर्क डन कितना है, इसका एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हो गया बच्चों वर्क डन। और दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट 1 मुझे पता नहीं है लेकिन यहां पर मैक्सिमम होनी चाहिए, माइनस यहां पर देखिए 0 पर काइनेटिक एनर्जी एट 0 वाज 16 जूल, ये 16 इधर आ गया, देखिए ये 2 है ना, 2 और ये 16 आ गया। काइनेटिक एनर्जी एट 1, तो काइनेटिक एनर्जी एट 1 मस्ट बी 18 जूल, 18 जूल। चलिए ठीक है, आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। यस, एक पॉइंट रह गया डिस्कशन का, वो भी करा लेता हूं मैं। तो यस, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, ये क्लियर हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल दिस थिंग्स। अगर नहीं हो रहा है तो वापस एक बार रिवाइज करा लीजिए, आप लेक्चर रिवाइज मतलब रिपीट करा लीजिए, थोड़ा सा बैक जाकर समझ लीजिए। और एक चीज़ मुझे बतानी है यहाँ पर, वो चीज़ क्या है समझो, कि जो काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला है, मैं हमेशा लिखता हूँ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। इसके अलग अलग तरीके भी होंगे, जैसे कि देखिए बच्चों, लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम वी। मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, मैं वेक्टर्स में नहीं डाल रहा हूँ इसमें। तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कैन बी इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर मैं मास की जगह पर P बाय वी लिख दूँ तो, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी बच्चों इज इक्वल टू आ गया हाफ ऑफ, है ना, P इंटू वी। ये एक फॉर्मूला हो सकता है। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m, और v जो है, तो v की वेलोसिटी, v की जगह पर p बाय m लिख देता हूं मैं, तो p बाय m का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया देखिए p स्क्वायर, और ये m और एक m स्क्वायर था तो ट्वाइस m, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो द मोमेंटम कैन बी p स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी, तो p कैन बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लिख के रख दो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई से इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स में भी कई बार हमें ये काम करने वाला, काम में पड़ने वाला है, और कई सारे सवाल फिलहाल से ही बात करें तो ये यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप, इसको नोटबुक में रख लो। आगे बढ़ते हैं। An object of mass m is tied to a string of length L and a variable force F is applied in which it
which brings the string gradually at an angle theta with the vertical. Find work done by force F. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट इस चीज पर करना होगा कि यहां पर कौन कौन से फोर्सेस अवेलेबल है, क्योंकि मुझे ये बॉडी दिख रही है तो इसका खुद का वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और स्ट्रिंग जो है तो स्ट्रिंग का टेंशन यहां पर मुझे दिखेगा टी। ठीक है, स्ट्रिंग का टेंशन टी दिखेगा। जैसे जैसे मैं स्लोली आगे बढ़ता हूं तो बच्चों हमेशा देख लो टेंशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल, बिकॉज स्लोली इट इज मूव्ड, हमेशा आपको दिखेगा कहीं पर भी जाओ। जैसे यहां पर मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टेंशन है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो एक चीज तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई है, वर्क डन बाय टेंशन इन दिस केस मस्ट बी 0। फिर मेरे पास बचा कौन? मेरे पास अभी बचा है mg और फोर्स। तो मैं लिख दूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी कोई हिंट दिया गया है क्या? तो देखिए, इट इज द स्ट्रिंग ग्रेजुअली एट एन एंगल थीटा यहां पर लाया गया है। बहुत ही ग्रेजुअली या फिर स्लोली, वेरी स्लोली, जब वर्ड आते हैं तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी यहां पर बच्चों। जब बताया गया है कि ग्रेजुअली या फिर बताया जाए स्लोली, तो आपको लिखना है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, या फिर इतना स्लो लाया है कि आपका देखिए ये अगर दोनों सूरतों में काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें तो यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको देना है 0। बहुत ही स्लोली, इतना स्लोली लाया है कि वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, 0 हो गया। तो इससे एक चीज तो पता चल गई है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी। अभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यही चल रहा है कि ग्रेविटी ने कितना काम किया। तो बच्चों समझ लो, इस चीज को समझ लो। यहां पर मैं यहां देने वाला हूं आपको डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंट पड़ जाएगा। यहां समझ के चलो, ये पेंडुलम यहां पर सस्पेंड किया गया और ये ऑब्जेक्ट यहां पर था। अभी देख लीजिए क्या होगा, यहां से इसको यहां लाया गया है, मतलब इसको कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस किया गया है ना। लेंथ तो सब तरफ वही होगा, यहां पर भी लेंथ एल ही है और यहां पर भी लेंथ बच्चों ये एल ही होने वाला है, लेकिन ये थीटा बन गया यहां पर। अब देखिए क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो क्योंकि ये थीटा है, क्योंकि ये थीटा है, तो ये अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के हिसाब से बात करें, मैं यहां से निकाल देता हूं इस एल को। तो आपको समझना है ये पूरा के पूरा पेंडुलम का लेंथ एल ही था, और अभी भी देखिए इस पेंडुलम को यहां से यहां तक लाया है, तो रोप में कोई बदलाव नहीं है, स्ट्रिंग में कोई भी बदलाव नहीं है। स्ट्रिंग की जो लेंथ यहां पर बनती थी यहां पर भी लेंथ एल ही है। लेकिन अगर बात करें तो यहां देखिए इस कंपोनेंट को यहां से यहां तक, तो आप ये ट्रायंगल अगर बात करें 90 डिग्री यहां पर बात करें तो ये आ जाएगा बच्चों एल कॉस थीटा। तो मेरे लिए अभी जरूरी क्या चीज है वो समझ लो। जरूरी ये चीज बन रही है यहां पर कि इस लेवल से पेंडुलम को इस लेवल से यहां इस लेवल तक लाया गया है। तो पेंडुलम की लेवल अगर बात करें तो पेंडुलम को अगर यहां लेवल से यहां लेवल तक लाया है, तो मैं बात करूंगा, इसको बता दूंगा रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। क्योंकि हमें ये कंसीडर करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हम नहीं ले सकते, रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0। रेफरेंस कैसे चूज करते हैं? आप पेंडुलम को कहीं भी छोड़ दो, आपको पता है एट दी एंड वो ऑसिलेट करते 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 यहीं पर आने वाला है। मतलब उसकी नेचुरल लेवल इस डायग्राम में अगर बात करें तो ये होने वाली है, इट विल फिल विथ लेस पोटेंशियल एनर्जी। तो लेस का मतलब क्या हो रहा है? तो यस, कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, बट इट इज ऑल्सो रेफरेंस बेस्ड। कहां से आप मेजर कर रहे हो इस पर भी ये चीज डिपेंड है। तो मैं बोलूंगा आपको, इसको आप 0 मान के चलो। इस लेवल से ये यहां तक राइज हुआ है, इस लेवल से यहां तक ये बच्चों राइज हुआ है हाइट h से। अगर बात करें तो mg नीचे की डायरेक्शन में है। तो देखिए क्या होता है, मैंने कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स का एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें कॉन्जर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है वो बताया। फिलहाल तो मैं उस पर नहीं बात करूंगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है, आपको लग रहा होगा कि यहां से यहां जा रहा है तो ये मुझे लेंथ लेना है, नहीं लेना है। इसी वजह से बात कर रहा हूं, या फिर अगले लेक्चर में वापस से मैं रिवाइज करा देता हूं कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस तरीके से काम करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे काम करता है। आपको ये चीज समझना है बच्चों,
जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, कैसे भी जाओ, इंपॉर्टेंट ये है, ये जो दो लेवल्स है, इन दो लेवल के बीच का डिफरेंस क्या है। मतलब बॉब आपको यहां से यहां दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट बात करें तो ये इतना ही आने वाला है। अगर नहीं समझ में आता तो वापस से मैं यहां दिखा देता हूं आपको, समझ लो बच्चों, ऐसे समझो कि ये ब्लॉक यहां से यहां पर मैंने लेके गया, और थोड़ा सही ढंग से समझना अगर है तो मैं बोलूंगा कि चलो ये डिस्प्लेसमेंट करा दिया मैंने, चलो ये डिस्प्लेसमेंट करा दिया, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अभी मुझे पता है वेट तो एम जी ऐसे था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, तो एम जी एस और कॉस, तो कॉस कितना, तो देखो कैसे होता है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो एम जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आ गया 90 प्लस थीटा, तो एम जी एस कॉस 90 प्लस थीटा कितना आ गया, कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये बच्चों आ गया माइनस साइन थीटा, है ना, सही में माइनस साइन थीटा आ गया, सही है। तो अभी माइनस एम जी एस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अभी देखो बच्चों, अगर मुझे हाइट पता है h, तो आप देखो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो h कैन बी इक्वल टू s इंटू साइन थीटा, तो मैं यहां लिख दूंगा माइनस एम जी, और देखिए s और साइन थीटा की जगह पर लिख देता हूं h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में अगर आपको दिख रहा है, मैंने ऐसे टिल्टेड लेके गया था, डिस्प्लेसमेंट मुझे लग रहा था कि मैं एस ले लूं, लेकिन ये इस तरीके से मैनेज होता है कि आपके पास देखिए एस और थीटा, इनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से इसका जुगाड़ बना हुआ है कि आपको बराबर ये एच मिलने वाला है हमेशा। तो ये एच मिल गया, मतलब मेरे पास देखिए माइनस एम जी एच आ गया। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, तो एम जी और एच, तो एच है कितना, तो एच ये हमेशा के लिए ध्यान में रखो, क्योंकि जहां जहां पेंडुलम आने वाला है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सर्कुलर मोशन में भी ये केस आने वाली है, तो जहां जहां ये आने वाला है आपको इस टाइप के एग्जाम्पल में वापस से रिपीट नहीं सॉल्व करना है, एक ही बार में समझ लेना है। देखिए ये लेंथ एल है, और इस लेंथ एल में से मैंने एल कॉस थीटा को निकाल दिया, तो मुझे इतना हाइट बचेगा, है ना, टोटल एल था और ये एल कॉस थीटा मैंने निकाल दिया, तो इन एल इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये बनता है इसका हाइट, ये बनता है इसका हाइट, है ना, ये हाइट बन गया, तो इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। तो डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू, सॉरी, तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू माइनस ये एम जी, और देखो क्या होगा, इस लेवल से इस लेवल तक ये आ गया एच, बाकी सारी चीजें निकाल देता हूं मैं। तो इस लेवल से इस लेवल तक आया है एच, और आपको एल दिया है, थीटा दिया गया है, तो एच की वैल्यू बच्चों कितना आ गई है, माइनस क्यों आ गया वो तो समझ में आ गया, क्योंकि एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो माइनस, हाँ ये तो माइनस यहां पर आया है, तो एम जी, ये कंफ्यूजन ना हो, ये माइनस साइन कहाँ आया है, ये डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू निगेटिव, और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, तो माइनस एम जी एच, ये आ गया माइनस माइनस प्लस एम जी एच, तो एम जी और एच की जगह पर क्या लिखूं मैं, है ना, एल इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, दिस इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है और ये ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो माइनस एम जी एच आने वाला है, एम जी वेट एंड डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में वेक्टर में 180 डिग्री था, तो माइनस आ गया, क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन करवा लेता हूं मैं, ए बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up hill, slowly बताया गया है, as shown in the figure by force F, which is at each point was directed along the tangent to the trajectory, ठीक है, find the work performed by this force, work performed by this force if the height of hill is h। अब भी जितना डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन में मुझे लग रहा है एक पॉइंट तो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि इसमें वर्क डन बाय अगर ग्रेविटी पूछा जाए तो कितना आएगा, क्योंकि वो इस लेवल से इस लेवल तक बड़ा है,
है ना, कितना आएगा, यस माइनस mgh आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द हाइट ऑफ हिल इज h, द लेंथ ऑफ बेस इज l एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो इस ग्राफ में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से फोर्सेस है। तो ये अप्लाइड फोर्स है, दूसरा अगर बात करें तो mg है, तीसरा इन्होंने बताया है फ्रिक्शन है, क्योंकि मोशन के अपोजिट यहाँ पर आने वाला है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट आने वाला है, और फिर नॉर्मल आने वाला है। तो मुझे एक चीज यहां पर दिख रही है कि नॉर्मल की वजह से, क्योंकि एनी टाइम नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो बॉडी जब भी डिस्प्लेस होने वाली है, तो मान लीजिए बॉडी जैसे अभी यहां पर डिस्प्लेस होने वाले, तो ये नॉर्मल और ये डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होने वाला है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी 0। तो सबसे पहले मैं थ्योरी लिख देता हूं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार समेशन ऑफ ऑल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वापस एक हिंट दिया है स्लोली, तो स्लोली की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होने वाला है 0। तो अभी किस किस ने वर्क डन किया, पहला वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। उसमें वर्क डन बाय नॉर्मल भी आ गया 0, देयरफॉर वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 0। ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। ये कैसे भी जाओ, ये कैसे भी जाए, ये हमें पता है कि इट हैज मूव्ड फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, और ये ऊपर गया है हाइट एच से ब्लॉक, यहां से यहां तक आया है। तो हमें पता है इसका जो वेट होगा, कहीं पे यहाँ पर है वेट है नीचे, वेट हमेशा नीचे होगा, और जो हाइट है ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो डेफिनेटली वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस mgh, क्योंकि इन्होंने h बताया है तो अभी कोई एंगल वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है, माइनस mgh, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मिला। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको सही ढंग से समझ लो, इसको सही ढंग से समझ लो। मैं ऐसे मान के चलता हूं कि इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट उठाता हूं, जैसे कि यहां पर इसको उठाता हूं, इसको जूम कराते हैं, मैग्नीफाई कराते हैं, और मैग्नीफाई करा के ऐसा सोचते हैं जैसे कि ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इसको स्ट्रेट लाइन में बहुत ही मतलब डीपली हम लोग उसको जूम किए, तो इतना जूम किया कि वी आर फाइंडिंग इट एज अ स्ट्रेट लाइन, और यहां पर कोई एंगल थीटा है, ये जो ब्लॉक जा रहा है बच्चों, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन जो होगा इस पर, ये फ्रिक्शन काम करने वाला है बैक डायरेक्शन में यहाँ पर, ठीक है, ये फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन। अच्छा, ये जो नॉर्मल था, तो ये नॉर्मल, और जो वेट का एक कंपोनेंट, क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट मुझे लेना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है, वेट तो नीचे की डायरेक्शन में था, तो वेट के दो कंपोनेंट बनने वाले हैं, तो वेट का एक कंपोनेंट कितना mg cos थीटा, जो कि नॉर्मल के अपोजिट है, तो मैं बस उतना ही दिखाने वाला हूँ, mg cos थीटा जो कि नॉर्मल के अपोजिट है, ये समझ में आ रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो नॉर्मल के अगेंस्ट में mg cos थीटा काम कर रहा है। तो बॉडी तो डिस्प्लेस राइट में हो रही है, डिस्प्लेस राइट में हो रही है, तो इसको मैं मान के चलता हूं ये dl है, छोटा सा एलिमेंट जो ये dl एलिमेंट है, और ये ds बार दिया है, तो ds एलिमेंट कंसिडर कर लीजिए। तो देखिए बच्चों क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बारे में बात करो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स, है ना, म्यू टाइम्स। देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर बात करें तो ऐसे बता सकते हैं, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, है ना, dw दे देता हूं मैं इसको, इज इक्वल टू फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो माइनस एफ और डिस्प्लेसमेंट, माइनस एफ की जगह पर म्यू टाइम्स नॉर्मल, और ये डिस्प्लेसमेंट ds लिख देता हूं, माइनस म्यू टाइम्स नॉर्मल कितना है बच्चों, तो mg cos थीटा बन रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट ds इज इक्वल टू माइनस म्यू, ये mg और ds और cos थीटा, इनको अलग से ले लेता हूं मैं। तो यहां इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो cos थीटा कैन बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो आप ds cos थीटा, देखिए ds इधर आ गया, तो ds cos थीटा की जगह पर dl लिख सकते हो, तो माइनस म्यू mg, और यहां पर आ गया बच्चों dl, ये हो गया वर्क डन बाय दैट फ्रिक्शन, लेकिन एक छोटा सा एलिमेंट लिया था उसकी वजह से। तो आप ऐसे अज्यूम करके चलो, ऐसे कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर ये सारी चीज बन रही है, या तो आपके पास इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन होता तो वो भी बेटर था, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए कोई इक्वेशन बना के नहीं दिया है और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स उठा लिए। तो टोटल वर्क डन अगर बात करें
इट इज समेशन ऑफ ऑल वर्क डन बाय फ्रिक्शन ईयर, मतलब फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज। तो फिर बच्चों यहां बन गया माइनस म्यू एम जी और समेशन ऑफ डीएल डाल देता हूं मैं। तो समेशन ऑफ डीएल अगर बात करें तो यस, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स, ये डीएल डीएल डीएल, ये सारों को ऐड करा के क्या बनने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल डीएल डीएल एलिमेंट अगर जोड़ दे तो पूरा के पूरा लेंथ वो बेस का तैयार होने वाला है। तो माइनस म्यू एम जी और ये बच्चों आ गया एल, माइनस म्यू एम जी एल। चलिए अभी इस इक्वेशन पर आ जाते हैं। तो इक्वेशन को कंप्लीट करा देते हैं, कहाँ करें कंप्लीट, यहां करा देता हूं, यहां करा देता हूं। तो इक्वेशन में देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू दिया गया है 0। तो 0 वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालना है, तो W F लिख देता हूं ऐसे, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, तो माइनस एम जी एच, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, तो माइनस म्यू एम जी एल इक्वल टू आ गया बच्चों ये 0। सो देयरफॉर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू, ये दोनों चीजें उस साइड में चल जाएगी, एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। सो फाइनल इक्वेशन मेरा मिल गया है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। आपको अगर निकालना है कोई अलग तरीके से, अलग तरीका इन द सेंस इसको अगर सेपरेशन करवाना हो, दिखता है क्या, दिखता है, तो एम जी अगर बाहर निकाल देता हो तो एच प्लस म्यू एल, दिख रहा है, हाँ दिखेगा, नहीं दिखा तो चलो यहां से आप कर सकते हो ना, ठीक है यहां करा देता हूं, एम जी इन ब्रैकेट एच प्लस दैट म्यू, गॉट इट, ठीक है। चलिए रोकते हैं लेक्चर यहां पर, थैंक यू वेरी मच।